हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, जो अध्याय का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये क्लास 10th का तीसरा अध्याय है दोस्तों। ये क्लास 10th का तीसरा अध्याय है, जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में आज हम लोग ये जानेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। जो भारत में हम लोग का राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल है। कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो कोई गैर राजनीतिक दल होता है। इन्हीं के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, और ये राजनीतिक दल का क्या क्या कार्य होता है, और भारत का पहला राजनीतिक दल कौन है। भारत का पहला राजनीतिक दल कौन था, विश्व का पहला राजनीतिक दल कौन सा हुआ, इसी दल के बारे में आज जानेंगे बच्चों हम लोग कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, यानी कि राजनीतिक दल का परिभाषा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो लिखे है राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल संगठित नागरिकों की उस समुदाय को कहते हैं। क्या बोल रहा है बात, राजनीतिक दल संगठित नागरिकों की, संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक क्या करते हैं, एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार होते हैं सार्वजनिक विचार पर एक जैसा होते हैं, तथा इनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना तथा सत्ता को प्रभावित करना होता है। जो राजनीतिक दल होते हैं, ये राजनीतिक दल जो भी पार्टी के राजनीतिक दल होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, जितने भी उसमें मेंबर होंगे सभी लोग किसी एक विषय पर, सबका मत कैसा होता है, एक जैसा होता है, सबका मत एक जैसा होता है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करना, नहीं तो सत्ता को प्रभावित करना। यही राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य होता है। जो लिखे हैं परिभाषा कि राजनीतिक दल क्या है, संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं। संगठित नागरिकों की एक समुदाय होता है, उस समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर, पूरा क्या होते हैं, इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एवं उनके विचार सार्वजनिक विचार पर, उनके जो विचार होते हैं सार्वजनिक विचार पर, यानी कि कोई भी मुद्दा होगा, उस सभी मुद्दे पर इन सभी लोगों का विचार कैसा होगा, एक जैसे होगा। सब लोग कहेंगे हाँ तो सब लोग कहेंगे हाँ, सब लोग इसका कटाक्ष करेंगे नहीं तो सब लोग करेंगे नहीं। यही होता है कि उनके विचार सार्वजनिक विचार पर एक जैसा होता है, तथा इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता को प्राप्त करना। यानी कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इनका सरकार बन जाता है तो सत्ता की क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अगर हार जाते हैं तो सत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करना। यानी जो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, पार्टी चुनाव हार जाती है, तो क्या विपक्ष के रूप में अपना आधा जो इनका फर्ज होता है वो निभाते हैं। मान लीजिए कि जो फिलहाल में बिहार का चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा में, तो इसमें कौन से जेडीयू और आरजेडी गठबंधन था। तो ये पार्टी क्या था, जेडीयू बीजेपी से गठबंधन था, तो ये क्या किया था, सत्ता प्राप्त कर लिया। तो ये क्या कर लिया, सत्ता, तो ये पार्टी सत्ता प्राप्त कर लिया। लेकिन जो आरजेडी था, क्या ये सत्ता नहीं प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कार्य करेगा, सत्ता को प्रभावित करेगा। किस प्रकार से, विपक्ष के रूप में। जो तेजस्वी यादव क्या बने हैं, तो विपक्ष का नेता बने हैं, तो क्या करेंगे, सत्ता को प्रभावित करेंगे। यानी विपक्ष के जो नेता होते हैं वो अपने विपक्ष के रूप में क्या करते हैं, अपनी भूमिका को अदा करते हैं। तो ये होता है राजनीतिक दल का परिभाषा। तो ये हो गया राजनीतिक दल का परिभाषा। अब जानते हैं कि विश्व में कौन राजनीतिक दल सर्वप्रथम बना और भारत का प्रथम राजनीतिक दल कौन है। तो जो विश्व में राजनीतिक दल बना सर्वप्रथम, वो दो दल बना था। विश्व के पूछेगा कि विश्व का दो राजनीतिक दल का नाम बताइए,
तो विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दल बना था, एक ह्विंग बना था, ह्विंग दल, और दूसरा बना था टोरी। पहला बना था ह्विंग और दूसरा बना था टोरी। तो विश्व का पूछता है कि विश्व का 2 राजनीतिक दल के नाम बताइए। तो विश्व का 2 राजनीतिक दल होता है ह्विंग, एक होता है ह्विंग दल और दूसरा था टोरी। यही विश्व का 2 राजनीतिक दल था। जो ह्विंग को कहा जाता है उदार दल, उदार दल, और ये था अनुदार दल, अनुदार दल, अनुदार दल। तो विश्व का 2 दल बना, पहला बना था ह्विंग दल और दूसरा बना था टोरी दल। यानी कि ह्विंग को क्या कहते हैं, उदार दल, और टोरी को अनुदार दल। तो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व की सर्वप्रथम पार्टी या दल कौन था। तो ये था ह्विंग और दूसरा था टोरी। अब आ जाता है कि पूछ लेता है कि भारत का सर्वप्रथम पार्टी कौन था। तो भारत का सर्वप्रथम पार्टी था कांग्रेस पार्टी, जिसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो भारत के पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम पार्टी कौन बना था, तो कांग्रेस बना था। कांग्रेस बना कौन सी ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। पूछता है इसका स्थापना कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। पूछ लेता है कि इसमें कौन अध्यक्ष थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। या यही इतने यहाँ पर काफ़ी है कि भारत का पार्टी सिर्फ याद रखना है कि प्रथम पार्टी कौन था, तो वो कांग्रेस पार्टी था, जिसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था, गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज मुंबई। तो ये हो गया। अब जानते हैं कि राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है। राजनीतिक दल के कार्य क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं। अब जानते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल के बहुत सारे कार्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को यहाँ पर हम रखे हैं बच्चों। तो राजनीतिक दल के कार्य के बारे में जानते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो राजनीतिक दल का लिखा है पहला कार्य कि नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। इनका पहला कार्यक्रम क्या है कि नीतियों, जो राजनीतिक दल होता है इनका पहला कार्यक्रम है, पहला कार्य है कि नीति एवं कार्यक्रम तय करना। देखिए क्या होता है नीति एवं कार्यक्रम तय करना। यहाँ जो नीति एवं कार्यक्रम तय करना है, ये जीतने के पहले भी अपना एक नीति और कार्यक्रम तय करते हैं और जीतने के बाद भी नीति एवं कार्यक्रम तय करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं इनका 2 कार्य होता है। यहाँ से समझिएगा क्वेश्चन कि नीति एवं कार्यक्रम तय करना, जीतने के पहले भी नीति एवं कार्यक्रम बनाते हैं और जीतने के बाद भी। तो पहले बात करते हैं नीति एवं कार्यक्रम तय करना जीतने के पहले, यानी जब चुनाव लड़ते हैं तो ये पार्टी क्या करते हैं, नीति एवं कार्यक्रम तय करना। जो राजनीतिक दल होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल मान लीजिए कि बिहार का मान लेते हैं आरजेडी, आरजेडी जो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है आरजेडी। तो जो राजनीतिक दल हो गया आरजेडी, ये चुनाव जीतने से पहले अपना एक नीति बनाएगा और एक कार्यक्रम तय करेगा। उस नीति के द्वारा अपने क्षेत्र में जाएंगे, उस नीति के द्वारा अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर एक कार्यक्रम रखेंगे। जनता के बीच जाकर इनके जो भी इस राजनीतिक पार्टी के जो भी नेता होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे, वो जाएंगे, अपना एक नीति बनाएंगे और एक कार्यक्रम तय करेंगे कि इस माह में इस क्षेत्र में जाना है, इस माह में इस क्षेत्र में जाना है। इसके अपना एक नीति कार्यक्रम बनाएंगे और जनता के बीच जाते हैं और अपनी बातों को बताते हैं जनता से कि हम अगर आप हम लोग को वोट दीजिएगा, हम सत्ता में आएंगे तो ये कार्य करेंगे। तो एक नीति और कार्यक्रम के माध्यम के तहत अपने क्षेत्र में अपनी जनता से रूबरू होते हैं। तो ये चुनाव जीतने से पहले कार्य करते हैं। अब देखिए चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं, ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो जितने भी राजनीतिक पार्टी होते हैं अपने क्षेत्र में जाते हैं और जनता को कोई योजना के बारे में बताते हैं कि देखिए हम लोग इस योजना पर अब काम करने वाले हैं, आप लोग के क्षेत्र में ये काम होगा। तो उस नीति और कार्यक्रम को बताते हैं कि देखिए इस ये नीति है, ये फंड का ये नीति है और कार्यक्रम इतने महीनों तक इसका फंड पूरा कर लिया जाएगा। तो कोई भी कार्यक्रम इनके क्षेत्र में जब होता है तो उसके बारे में जनता को बताते हैं कि ये हम लोग का नीति है और इस नीति के तहत ये पर हम लोग कार्य करेंगे तो आप लोगों का भलाई होगा। तो नीति एवं कार्यक्रम तय करते हैं चुनाव जीतने के बाद कि कहाँ पर कौन से पैसा का यूज किया जाएगा, किस फंड का यूज कहाँ किया जाएगा। तो चुनाव जीतने का बाद करते हैं। अब जानते हैं दूसरा कि शासन का संचालन करना। ये शासन का संचालन किस तरीके से करते हैं।
तो इन लोग का शासन का संचालन, यानी कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो शासन के संचालन करने के लिए जो कोई भी पार्टी होता है उसका एक वशिष्ठ, उसका एक व्यक्ति होना चाहिए कि जो शासन का संचालन किया जाए। कोई एक नेतृत्व करने वाला, कोई एक मेन व्यक्ति, लीडर बनाया जाता है कि किस प्रकार से इस पार्टी का संचालन किया जाए ताकि सही ढंग से सभी व्यक्तियों का इसका लाभ मिल सके। तो शासन का संचालन करने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस पद पर बैठा दिया जाता है कि आप सबको बताइए कि किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य करें। और मान लीजिए कि शासन का संचालन, यानी कि बिहार में सरकार बन गया कोई भी पार्टी को, तो शासन को संचालन करने के लिए, उस सरकार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, जो कोई भी पार्टी का अगर सरकार बनता है तो कोई भी एक मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या हो गए, इस पार्टी का सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, सर्वोच्च नागरिक हो जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति होते हैं अपने सभी व्यक्तियों को पद बांट देते हैं कि ये जो व्यक्ति होंगे शिक्षा मंत्री होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये जो व्यक्ति होंगे स्वास्थ्य मंत्री होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। ये जो व्यक्ति होंगे खेल मंत्री होंगे, तो खेल के क्षेत्र में कार्य करेंगे। यानी कि शासन को संचालन करने के लिए सही ढंग से लोगों को सेवाओं इसका मिल सके, इसके लिए अलग अलग विभाग बांट देते हैं ताकि शासन का जो संचालन हो सही तरीके से हो सके। तो ये राजनीतिक दल का कार्य होता है शासन का संचालन करना। अब तीसरा लिखे हैं कि चुनावी घोषणा पत्र। क्या होता है चुनावी घोषणा पत्र? क्या है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अपना एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। ये लोग जनता के बीच जाते हैं और वहां पर जाकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अगर हमारा सरकार बना तो ये हम काम करेंगे। ये जितने भी राजनीतिक पार्टी होती हैं चुनाव लड़ने से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और ये घोषणा पत्र लिखित होता है। इसमें लिखते हैं अपना जो जो भी घोषणा पत्र होगा। जैसे कोई पार्टी है बोलेगा कि अगर मेरा सरकार बन जाएगा तो हम इतना युवाओं का रोजगार देंगे। जैसे मोदी जी इलेक्शन में आए चुनाव लड़ने के लिए तो अपना भी वो घोषणा पत्र जारी किए थे। जैसे बोले थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति को खाते में 15 लाख रुपया देंगे। तो इनका क्या था, चुनावी घोषणा पत्र था। ये चुनावी घोषणा पत्र इस अपना घोषणा पत्र के द्वारा इस मुद्दे पर चुनाव को लड़े थे और जीत भी गए थे। तो ये चुनावी घोषणा पत्र होता है। हर एक पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव था तो इसमें आरजेडी की तरफ से जो मुखिया बनाए गए थे तेजस्वी यादव, उन्होंने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। वो बोले थे कि अगर मेरी पार्टी की सरकार बनती है तो हम बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये बात वो बोले थे। जबकि जेडीयू भी अपना घोषणा पत्र जारी की थी, वो भी बोली थी कि अगर हमारा चुनाव हम सत्ता में आते हैं तो हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये क्या होता है, इन लोगों का एक घोषणा पत्र होता है। चुनाव लड़ने से पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं ताकि अधिक से अधिक जनता इनके पक्ष में क्या हो सके, मतदान करे। तो ये हर एक राजनीतिक दल का अपना क्या करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। अगला है कि लोकमत का निर्माण। ये लोकमत का निर्माण क्या होता है, लोकमत, ये क्वेश्चन क्या है, लोकमत का निर्माण करना, यानी कि लोगों के मत का निर्माण करवाते हैं। कौन राजनीतिक दल का कार्य है, लोगों का मत का निर्माण करवाना। यानी कि अपने क्षेत्र में जो भी राजनीतिक पार्टी होते हैं वो जाते हैं और देखते हैं कि किस व्यक्तियों का उम्र 18 वर्ष हो गया है, और जिन व्यक्तियों का उम्र 18 वर्ष हो जाता है ये मतदाता सूची में इनका जुड़वाने का कार्य करते हैं। और सभी व्यक्तियों को जिनका 18 वर्ष उम्र हो गया है, 18 वर्ष से अधिक हो गया है, उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य करते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इनके पार्टी में जुड़ सके। तो ये क्या करते हैं, लोकमत का निर्माण करवाते हैं। अगला है सरकार एवं जनता के मध्यस्थ का कार्य करना। जो राजनीतिक दल होते हैं सरकार एवं जनता के बीच क्या करते हैं, मध्यस्थ का कार्य करते हैं। सरकार एवं जनता के बीच क्या करते हैं, मध्यस्थ के कार्य करते हैं। जो सरकार है ये जनता के बीच क्या करती है, मध्यस्थ का कार्य करती है। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई, उनका सरकार आ गया, सरकार भी बन गया, तो जो सरकार होती है कोई भी योजना लेकर आती है तो उस योजना के बारे में अपनी जनता को बताती है। इस योजना से जनता को क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा। जैसे मोदी जी का सरकार बना तो मोदी जी उज्ज्वल योजना के तहत बोले थे कि सभी बीपीएल धारकों को गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। तो इसके बारे में ये जो सरकार था सभी जनता को बताए कि देखिए हम गैस योजना लेकर आए हैं, उज्ज्वल गैस योजना। तो सभी जितने भी हमारे नारियां हैं उस सभी नारियों को
धुआं से बचाया जा सकता है, उनका जो स्वास्थ्य है अब ठीक रहेगा। यानी कि कोई भी अब नारी को धुआं से झेलना नहीं पड़ेगा। सभी नारियों को क्या दिया जाएगा, गैस, और इस पर आप लोग खाना बनाइएगा तो आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो कोई भी योजना आता है तो सरकार जनता के बीच कड़ी का कार्य करती है, उस जनता को रूबरू कराती है कि इस योजना से क्या फायदा है और इस योजना से क्या नुकसान है। तो ये सरकार जो है जनता के मध्यस्थ क्या करती है, कार्य करती है। अगला है कि राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजनीतिक जो दल होते हैं इनके जितने भी मेंबर होते हैं ये सभी मेंबरों को, या प्रखंड स्तर पर मेंबर हो, या जिला स्तर पर मेंबर हो, या राज्य स्तर पर मेंबर हो, सभी मेंबरों को क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों के साथ बातचीत करना है, किस प्रकार से लोगों को जाकर ये बताना है कि मतदान किस तरह से करना है। इसके बारे में सारी बातों को बताते हैं, सभी लोगों को प्रशिक्षण करते हैं। यानी कि सभी लोगों को वोट देने के लिए ये सिखाते हैं कि देखिए आप लोग ऐसे मतदान कीजिएगा। यानी कि राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। अगला है कि दलीय कार्य। अपने दल को बढ़ावा देने के लिए, अपने दल के बारे में सभी लोगों को बताते हैं। ये दलीय कार्य होता है और दल से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अपना ये अग्रसित अपनी ओर करते हैं। जैसे दलीय कार्य में देखिए, मान लीजिए कि क्या हो गया, इनका दल का एक पहचान पत्र होता है, ये पहचान पत्र जाकर अपने बनवाते हैं और अपने दल से अधिक जोड़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक आइडेंटिटी कार्ड हो गया, तो आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा अपने दल से जाकर अपने दलीय कार्य जो भी इनके व्यक्ति होते हैं अधिक से अधिक लोगों को इसमें मेंबर बनाने का कार्य करते हैं, ताकि इनका जो पार्टी है अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सके और इनका पार्टी विकास कर सके। और एक और लास्ट लिखे हैं कि गैर राजनीतिक कार्य। जो राजनीतिक पार्टी का एक और कार्य है गैर राजनीतिक कार्य है। ये गैर राजनीतिक कार्य कोई ये दलीय व्यवस्था से संबंधित नहीं होता है। यानी किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया तो उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाकर, कोई भी दल के व्यक्ति जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन फंसे व्यक्तियों को सेवा दे सकते हैं, उन फंसे व्यक्तियों को सही सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये गैर राजनीतिक कार्य होता है। तो ये हो गया राजनीतिक दल के कार्य। अगर इसमें आप 3 या 4 लाइन लिख देते हैं तो आप लोग का राजनीतिक दल का कार्य है जो पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा और जितने नंबर का रहेगा आपका उतना फुल नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया राजनीतिक दल के क्या कार्य थे और राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं राजनीतिक दल के चुनौती। राजनीतिक दल के क्या क्या चुनौती होते हैं। तो आप जानते हैं राजनीतिक दल के चुनौती। तो जानते हैं राजनीतिक दलों की चुनौती के बारे में, इनका क्या क्या चुनौती है। तो पहला चुनौती लिखे हैं आंतरिक लोकतंत्र की कमी। पहला क्या चुनौती है, जो राजनीतिक दलों की चुनौती है, उन चुनौतियों में प्रमुख पहला चुनौती है कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की क्या कमी है, ध्यान से बस सुनिएगा। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। क्या कमी है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक यानी कि अंदर ही क्या है, अंदर ही कमी है। जैसे घर में कमी होता है तो क्या होता है, फूट हो जाता है। मान लीजिए कि कोई घर है, आपस में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो घर में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, क्या हो जाता है, फूट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसमें क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। मान लीजिए कि आरजेडी ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, या बीएसपी ले लीजिए, या टीएमसी ले लीजिए, या सीपीआई ले लीजिए, कोई भी पार्टी है, कोई भी अगर पार्टी हो तो पार्टी के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है उन पार्टियों के अंदर क्या है, लोकतंत्र की कमी है। यानी कि आपस में लोगों का जो मत है वो एक जैसा नहीं है। कोई भी पार्टी हो भारत का, वो जितने भी पार्टी हैं उस पार्टियों के अपने ही अंदर लोकतंत्र की कमी है। उनमें क्या है, कमी है। यानी लोगों का जो भी पार्टी है आपस में मत नहीं मिल रहा है, लोगों का मत आपस में नहीं मिल रहा है। यही क्या है, कमी है। और यही कारण है कि वो पार्टी विकास नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र की क्या है, कमी है। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है राजनीतिक दल में। और आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, यही कारण है कि सही ढंग से सही व्यक्तियों का चुनाव नहीं हो पा रहा है, सही व्यक्तियों का टिकट नहीं मिल रहा है, और सही ढंग से क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। तो आंतरिक क्या है, लोगों में मतभेद है। कोई भी पार्टी ले सकते हैं आप, उदाहरण के लिए बीजेपी हो, या आरजेडी हो, या जेडीयू हो, या टीएमसी हो, या बीएसपी हो,
या CPI हो या CPIM हो या NPP हो या NCP हो, जितने भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों में क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, यानी कि लोगों का मत नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आपस में नहीं मत मिलने के कारण इस दल से नेता या मंत्री इस दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। बीजेपी में है तो बीजेपी में छोड़कर आरजेडी से चले जाते हैं, आरजेडी में है तो आरजेडी से बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी में है कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस में से बीएसपी में चले जाते हैं। तो क्या है, अंदर ही लोकतंत्र की कमी है, एक दूसरे व्यक्तियों का मत नहीं मिल पा रहा है। तो पहला ही कमी है आंतरिक लोकतंत्र की, क्या है, पहला कमी है, जिससे पार्टी का सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है, एक सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं हो पा रहा है। सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं होगा तो कहाँ से अच्छे ढंग काम होगा क्षेत्रों में। तो पहला क्या है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दूसरा है नेतृत्व का संकट है, नेतृत्व का संकट है, यानी कि पार्टी को संचालन करता सही व्यक्ति नहीं, पार्टी के सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है, उसका नेतृत्व करने वाले अच्छे व्यक्ति नहीं। अगर नेतृत्व करने वाले अच्छे व्यक्ति नहीं रहेंगे तो पार्टी कहाँ से आगे बढ़ सकता है, कभी भी नहीं बढ़ सकता है। अगर घर में हम लोग का नेतृत्व करने वाले जो मुखिया होते हैं घर में वो सही ढंग का ना हो, यानी कि जो माता पिता जो हमारे मुखिया होते हैं उनसे नेतृत्व घर का सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो घर विकास कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि दो भाई और जो पिताश्री हैं वो सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा मान रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को कम, यानी कि सही ढंग से नेतृत्व नहीं हो पा रहा है तो घर का क्या होगा, एक न एक दिन क्या होगा, बंटवारा तय। बंटवारा तय तो घर का विकास होगा नहीं होगा, वहीं पर घर का क्या हो जाएगा, विकास रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या है, पार्टी भी इसी प्रकार का होता है। नेतृत्व का क्या है, संकट है, यानी कि जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है सही व्यक्तियों के हाथ में नहीं है, तो सही व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहेगा तो कहाँ से अच्छे ढंग का पार्टी का नेतृत्व किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई पार्टी है उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। अभी मान लीजिए कि बिहार में फिलहाल अभी जेडीयू के जो नए बने हैं हमारे अध्यक्ष ललन सिंह, मान लीजिए कि ये अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या जो जेडीयू है सही ढंग से विकास कर पाएगा पार्टी, कभी नहीं। अगर सही ढंग से इसका नेतृत्व करेंगे, अच्छे ढंग से नेतृत्व करेंगे, अच्छे व्यक्तियों को टिकट देंगे तो क्या ये पार्टी क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। यही कारण है कि सही ढंग से नेतृत्व करने वाले नहीं होते हैं तो पार्टी क्या होती है, एक दिन डूब जाती है। और सही ढंग से उसका नेतृत्व करने वाले मिल जाते हैं तो पार्टी क्या होती है, बुलंदियों को छू लेती है। तो ये होता है नेतृत्व का संकट का अभाव। अब चलते हैं तीसरा, वंशवाद। ये वंशवाद क्या होता है, ये जो राजनीतिक दलों की चुनौती, वंशवाद क्या है। राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हावी कौन है, वंशवाद है। वंशवाद ही सबसे ज्यादा आज प्रमुख है, हावी है, जो कि एक तरफ किसका संकेत कर रहा है, राजतंत्र की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे तो बोला जाता है, हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था है, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा क्या होता है, जहां पर अपने मन से अपने शासकों की चुनने की आजादी होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अगर वंशवाद पढ़िएगा तो पता चलता है कि भारत में जो अभी स्थिति है वो लगता है क्या, राजतंत्र की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि कैसे इशारा कर रहा है इसको समझिए। कोई भी जो राजनीतिक दल है उसमें वंशवाद सभी पार्टी में हो गया है, यानी कि जो उनके पिता थे, उनके पिता प्रमुख थे तो अब उनके बेटे प्रमुख बन जा रहे हैं, उनके बेटे प्रमुख बन जा रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसका नेतृत्व करता बन गए थे कि नहीं। इंदिरा गांधी थी पार्टी के प्रमुख। उसके बाद कौन आ गए, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सब यही अपने घर के वंशवाद हो रहा है। राहुल गांधी को प्रमुख बना दिया गया, पुनः बन गई इंदिरा गांधी, तो वंशवाद हो रहा है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार बिहार में देख लीजिए, आरजेडी के सुप्रीमो हुआ करते थे लालू यादव की सरकार बनी 1990 में। उनके बाद वो गद्दी से हटे तो अपने धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बना दिए। जब वो हटी तो कुछ दिनों के बाद अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बनाए, यहाँ तक कि वो उप मुख्यमंत्री भी बिहार के बन चुके हैं। तो वंशवाद हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है, क्या इनके जैसा पढ़े लिखे व्यक्ति इस पार्टी में नहीं थे, तो वंशवाद क्या है, हावी है। यही नहीं, हर पार्टी में है, वो बीजेपी पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, जेडीयू पार्टी क्यों ना हो, सभी पार्टियों में क्या है, वंशवाद है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सपा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव,
सभी लोग क्या है, वंशवाद हो रहा है, यानी कि एक ही घर में कम से कम 10 या 15 लोग क्या है, सांसद है, विधायक है। लोक जनशक्ति पार्टी देख लीजिए, रामविलास पासवान जी, पशुपारत पास जी, पशुपति पारस जी, प्रिंस राज, चिराग पासवान। तो क्या हो रहा है, सब वंशवाद हो रहा है। तो ये क्या है, चुनौती है कि नहीं, आंतरिक राजनीतिक दलों की चुनौती है। इससे पार्टी विकास करेगा नहीं, इससे अधिक संख्या लोग योग्य व्यक्ति जुड़ पाएंगे इसमें नहीं, क्योंकि वंशवाद हो रहा है। और किसका ये तरफ संकेत कर रहा है, राजतंत्र का संकेत कर रहा है। तो भारत में तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यानी कि लोकतंत्र में क्या बोला गया है कि जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो फिर कहाँ से ऐसे हो जा रहा है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो सबसे बड़ी क्या है, वंशवाद हावी है। अब आगे चलते हैं कि काले धन अपराधियों का प्रभाव। यह भी बहुत प्रमुख में से एक है कि काले धन अपराधियों का प्रभाव हो गया है हर एक पार्टी में। काले धन एवं अपराधियों का क्या हो गया है, प्रभाव हो गया है हर एक पार्टी में। ऐसे कोई पार्टी नहीं है जिसमें दागी मंत्री आपको नहीं मिलेंगे, दागी विधायक नहीं मिलेंगे। हर एक पार्टी में क्या है, दागी विधायक है, दागी मंत्री है। तो ये काले धन कैसे जाते हैं दागी मंत्री और विधायक, तो पैसे के दम पर जाते हैं। क्योंकि हर एक पार्टी क्या कर रही है, अब टिकट बेच रही है पैसा पर। और पहले टिकट पैसा पर नहीं, खुद प्रमुख क्या, खुद जो पहले पार्टी हुआ करती थी टिकट भी देती थी और लड़ने के लिए लोगों को पैसा भी देती थी। लेकिन आज क्या हो गया है, जो भी पार्टी है पैसे पर टिकट बेचती है और अपने पॉकेट से क्या पैसा लगाकर चुनाव लड़ी। तो काले धन का प्रभाव हो गया है। क्योंकि जितना भी काले धन, जितने भी अपराधी हैं, सब कहाँ आ रहे हैं, वो चुनाव में आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल में प्रवेश कर रहे हैं। अधिकांश देखिएगा तो अपराधी क्या है, अधिकांश विधायक क्या है, दागी है। हर एक पार्टी में ऐसा कोई पार्टी नहीं हो। जहाँ तक कि ये विधानसभा में तेजस्वी यादव बोले भी थे कि जितने भी जेडीयू के हैं उसमें से बोले थे कि कम से कम जितने भी मंत्री हैं 90% मंत्री को बोले थे कि दागी हैं। यह हम नहीं करें, उनका स्टेटमेंट है, जाकर कभी सुन लीजिएगा। विधानसभा में बोले थे कि जितना भी वर्तमान में जो बने हैं मंत्री, जिनमें से 90% बोले थे कि दागी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है। तो सब काले धन का क्या हो गया है, प्रभाव हो गया है। पैसे के दम पर टिकट खरीद लेते हैं और जाकर उसमें चुनाव जीत जाते हैं। तो अपराधियों का इसमें प्रभाव हो गया है। सिद्धांतहीनता की स्थिति, यानी कि सिद्धांतहीनता की स्थिति। हर एक पार्टी का अपना क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत पर हम क्या करेंगे, चुनाव को लड़ेंगे, इस सिद्धांत पर इस पार्टी को लेकर चलेंगे। जब पार्टी का स्थापना किया जाता है तो इसमें बोला जाता है ये जो पार्टी है इस सिद्धांत पर क्या करेगी, कार्य करेगी, इस विचारधारा को हम लोग मानेंगे। यानी कि सभी को देखते हुए हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, जात पात नहीं किया जाएगा, वंशवाद नहीं किया जाएगा। हर एक पार्टी का क्या होता है, अपना एक सिद्धांत होता है कि हम लोग जब कोई भी पार्टी बनता है तो जो प्रमुख होते हैं बताते हैं, आगे तय कर लिया जाता है ये ही सिद्धांत है हम लोग का, इस रवैये पर हम लोग काम करेंगे। यानी कि धर्म जाति भेदभाव कुछ नहीं किया जाएगा, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखा जाएगा। ये सब क्या होता है, अपना राजनीतिक दल का एक सिद्धांत होता है। लेकिन यही आगे चलकर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, कहते कुछ और करते कुछ और है। बोलते हैं कि भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव करते हैं। बोलेंगे, बोलते हैं कि अमीरी गरीबी नहीं करेंगे, अमीरी गरीबी भी करते हैं। यानी कि समान नजरिए से नहीं देखते हैं। तो सिद्धांतहीनता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी किए गए वादों से क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा चुनाव में मुकर गई थी। बोली थी कि अगर मैं सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, हम इस देश से गरीबी को खत्म कर देंगे। और ऐसे काम कर दी थी कि लग रहा था कि गरीबी खत्म हो जाएंगे। तो जितने भी पार्टी होते हैं क्या होते हैं, सिद्धांतहीनता की कमी हो जाए, कहते कुछ और है, आकर जनता में वादा तो कुछ और करते हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। क्या होगा, अपने वादों से मुकर जाते हैं। तो यही क्या होता है पार्टी का, सिद्धांतहीनता की कमी। बोलते हैं युवा रोजगार करेंगे और रोजगार बोलते हैं कि पकौड़ा बेचिए। तो क्या है, तो सिद्धांतहीनता की कमी हो गया है। अगला लिखते हैं कि अवसरवादी गठबंधन। जो राजनीतिक दल होता है अवसरवादी गठबंधन, ये तो चुनाव लड़ने से पहले वादा करते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं इसके विपक्ष में। मान लीजिए कि एक हो गया बीजेपी नहीं, बिहार से ही बताते हैं। एक हो गया आरजेडी और दूसरा हो गया जेडीयू। ये दोनों एक साइड था। ये दोनों क्या था, गठबंधन में बता रहे 2015 का चुनाव के बारे में। और इस साइड क्या था, इस साइड थे बीजेपी।
ये दोनों में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ये गठबंधन था और एक ये गठबंधन था। एक आरजेडी का गठबंधन था, आरजेडी और जेडीयू एक में मिलकर चुनाव लड़ी थी, और बीजेपी एक में। तो जो ये पार्टी था, एक था आरजेडी और जेडीयू बीजेपी के विपक्ष में, और इसमें से जो हमारे जेडीयू के प्रमुख व्यक्ति जो नीतीश कुमार जी थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने क्या बोले थे, वादा किए थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। इस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे 2015 में, और जहाँ भी मंच पे जाते थे यही बात कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो जनता ने इनके पक्ष में क्या किया था, वोट दिया था, और सरकार 2015 में किसके बन गया था, महागठबंधन का बना था, यानी कि आरजेडी और जेडीयू का बना था, और बीजेपी इसमें हार गई थी। लेकिन क्या हुआ, अवसर देकर नीतीश कुमार ने क्या कर लिए, हाथ मिला लिए, किससे, बीजेपी से, और 2017 में गठबंधन तोड़कर बीजेपी का सरकार बना लिए। तो जनता ने किसको वोट दिया था, महागठबंधन को, लेकिन अवसर देकर क्या कर लिए, बीजेपी से हाथ मिला लिए, और सरकार किसका बन गया, बीजेपी और जेडीयू का। तो अवसर देकर नेता क्या होते हैं, पलटी मार जाते हैं। अवसर देकर नेता पलटी मार जाते हैं, और इसमें मारे कौन जाते हैं, ये जनता कहीं का नहीं रह पाते हैं। विपक्षी को वोट दिए थे और विपक्षी से जाकर क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, विपक्षी से जाकर हाथ मिला लेते हैं। तो यही होता है कि अवसरवादी गठबंधन, यानी कि अवसर को देखकर हमारे नेताजी क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों में आता है। ये हो गया अवसरवादी गठबंधन। अगर इतना आप लोग 2-2 या 3-3 लाइन लिख देते हैं तो राजनीतिक दलों की चुनौती जो 4 से 5 नंबर का आता है 10th क्लास में, फुल नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। तो राजनीतिक दल ये जो चुनौती है ये खत्म हो गया। अब एक मात्र बचा है पार्टी के बारे में बताना है कि किस पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो ये अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।